हेलो एवरीवन। मेरा नाम चिराग अरोड़ा है। वैसे मैं बॉय प्रोफेशन सीए हूँ। मैंने एलएलबी कर रखा है, लेकिन इस ड्यूरेशन में मैंने यूपीएससी की तैयारी करी थी। मैंने प्रीलिम्स एक बार क्लियर करा है 2023 में। देन उसके बाद मेरे को पॉलिटी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। टीचिंग में मेरे को ऑलरेडी इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट ब्रिंग अ सीरीज ऑफ पॉलिटी, जिसमें लाइक दिस सीरीज ऐसा नहीं कि यूपीएससी या फिर स्टेट सर्विस वाले ही देख सकते हैं। आई थिंक ये बेसिक इंडिया के बारे में नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए। एक नॉर्मल सिटीजन होने के नाते अपन को पता होनी चाहिए कि अपन लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसा चलता है सब कुछ। एक कॉमन सेंस कह सकते हो आपकी, जो कि सिविक सेंस होता है। ये सारी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। तो ये सीरीज़ उन सब के लिए काम की है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या फिर ऐसे कुछ है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इसमें मैं सब कवर करूँगा कि आप प्रीलिम्स और मेंस फाइट कर लो, नहीं। हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम 4-5 बुक जो मैंने पढ़ी है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, मैं उससे रिलेटेड चीज़ें समराइज करके आपके सामने रखूँ कि एग्जाम रिलेटेड आपको ये होता है कि एटलीस्ट इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। प्लस आप 4-5 बुक्स पढ़ोगे तो आपके पास इतना ना टाइम रहता है। मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, मेरे को शौक है, तो मैंने उस सेंस में आपको ये चीज़ डिलीवर करने की कोशिश करी। और ये मैं आपको इंटरव्यूज में बताते भी रहूँगा, आपको नोट्स के थ्रू पता भी पड़ता रहेगा कि हाँ, सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई एक बुक या एक चीज़ के बारे में बात करके हमने उसको आगे प्रमोट किया है। मतलब लाइक मैंने अलग अलग कोर्स, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स हो गई, हर जगह से कुछ ना कुछ पढ़ के जो भी मेरे को रेलेवेंट लगा मैंने वहाँ से निकाल के एक ये सीरीज़ को डाला है। एंड देन इसमें मैंने नोट्स में भी मेंशन करने की कोशिश करी है। पॉइंट्स आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं पॉलिटी पढ़ाने के लिए यहाँ पर हूँ। पॉलिटी और पॉलिटिक्स में फ़र्क होता है, जैसे कि आपको पता होगा। जब आप हिस्ट्री पढ़ लोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि हिस्ट्री के बाद पॉलिटी पढ़ने का मज़ा अलग होता है। पॉलिटी और हिस्ट्री की कुछ चीज़ें जो कि मैचिंग होती हैं। हाँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स अपने प्रीलिम्स के, यूपीएससी के, मेंस के कोर्स में टॉपिक है अलग से, जो कि लिखा रहता है और अपन को समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आज जो अपनी पॉलिटी चल रही है वो बहुत हद तक डिपेंडेंट है कि वो पास्ट में हिस्ट्री कैसे उसने शेप करी थी। तो लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर आपका जो कंपनी रूल होता है, देन क्राउन रूल होता है, वो पूरी सीरीज़ है। तो लगभग बेसिकली अपन को 1600 से कैसी चीज़ें चालू हुई थी और कैसे अपन 1858 तक पहुँचे, देन 1858 से कैसे अपन 1947 तक पहुँचे विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी। हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑब्वियसली शेप करने में बहुत इन्फ्लुएंस करे हैं अपनी पॉलिटी को। सिंस अपन इतने सालों तक गवर्न हुए थे ब्रिटिशर से, तो काफ़ी हद तक वो वाली चीज़ें जो अपना सिनेरियो वहाँ से मैच होता है। तो सबसे पहले बात करते अपन, बिना टाइम वेस्ट करे अपन प्योरली इसमें पढ़ाई करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। वही बात करेंगे जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएंगी या फिर अपना कॉमन सेंस को पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएंगी। क्योंकि डिटेल में घुसेंगे तो हर एक टॉपिक पे भी बुक मिल जाएगी आपको, बट अभी अपन ओवरव्यू ले रहे हैं। ओवरव्यू बेसिकली प्रीलिम्स का आपका कवर हो सकता है, प्लस आपको ऑब्वियसली इतना मिनिमम, आपको बेयर मिनिमम पता होना ही चाहिए। और तो फिर क्या करते हैं, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। तो बात है 1600 की। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आए थे, तो उन्होंने सूरत में प्रैक्टिस डेवलप करने को परमिशन मांगी थी, बट पोर्चुगीज़ के इन्फ्लुएंस में आके जहांगीर ने मना कर दिया था। बट ओवर द टाइम ऐसा हुआ कि उनको इजाज़त मिल गई। फिर धीरे धीरे ट्रेड सेंटर्स डेवलप हुए, ऐसे करके धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आकर इस्टेब्लिश होने लग गई मिड 1600 और उसके बाद के लिए 1600 के बाद वो आए थे। तो क्या होता है कि अपन को बेसिकली, अपन डायरेक्ट बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे कहते हैं कि भाई एक कंपनी आई और रूल करके चली गई। ये अपन एज अ स्टूडेंट और एज अ नागरिक सिटीजन भी अपन को ये गलत है। कंपनी रूल करने के मोटिव से नहीं आई थी, कंपनी प्रॉफिट कमाने के मोटिव से आई थी। ऐसा नहीं था कि 1600 में उन्होंने सोचा था कि हम इंडिया को कॉलोनाइज कर देंगे। उनका प्रॉफिट कमाना एक मकसद था, क्योंकि इंडिया सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी और सोने की चिड़िया एक्चुअली थी भी सही, है भी सही। तो क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों अलग थी फ्रेंच और बाकी कंपनीज से? जो फ्रेंच की भी कंपनीज इंडिया में काम कर रही थी, पोर्चुगीज की भी कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर मिला हुआ था। क्वेश्चन आता है बहुत बारी कि इस वॉज ईस्ट इंडिया कंपनी मियरली अ कंपनी? तो उसका आंसर आता है नो। उसको रॉयल चार्टर मिला था ब्रिटिश क्वीन से, यानी कि बेसिकली उनको पॉलिटिकल बैकिंग थी कि आप काम करो। उनको मोनोपोली राइट दिए गए थे कि यहाँ पर ईस्ट में, यानी कि इंडिया में, और कोई ब्रिटिश की कंपनी काम नहीं करेगी। तो उनको मोनोपोली राइट से वो जितना चाहे उतना प्रॉफिट अभी कमा सकते हैं। और ऐसा उन्होंने क्यों अलाउ करा? बेसिकली इसलिए ही करा क्योंकि उसमें जो पैसा लगा हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश पीपल का लगा हुआ था, बेसिकली स्टॉक्स। ठीक है, तो वहाँ पर इसको अपन कहते हैं कि जो अपना कॉर्पोरेट लॉबिंग जो आज की तारीख में चलता है ना, ये इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। ये कॉर्पोरेट लॉबिंग मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी ये है तो बिजनेसमैन, लेकिन इन्फ्लुएंस करते थे पॉलिटिकल डिसीजंस को।
और पॉलिटिकल डिसीजंस इनके फेवर में होते थे, तभी इनको मोनोपोली राइट मिला था। तो ये कॉर्पोरेट लॉबिंग जैसा ही स्ट्रक्चर है। तो इन प्रॉफिट मेकिंग इनका सोल पर्पस था यहाँ पे, जिसके लिए वो काम भी कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। तो फिर उसके बाद कुछ इवेंट्स ऐसे हुए, अभी तक एक्टर्स बनाए ना, वो अपना काम करते थे और ठीक है, सब बड़े चलता था। फिर क्या हुआ कि बीच में ना एक हीरो की एंट्री होती है। ऐसा होता है ना कि कुछ हिस्ट्री में इवेंट्स शेप होते हैं जो अपने आप अगर होते ही होते हैं। अगर वो इवेंट शायद उस टाइम पे नहीं होते तो आज सिनेरियो ही कुछ और होता। तो जो हीरो की एंट्री हुई ना, हीरो के अपने लिए तो विलन था, नादिर शाह का इन्वेजन चालू होता है। अपन हिस्ट्री में पूरा पढ़ते हैं। नादिर शाह 50, 55, 60 दिन के लिए इंडिया में रूल करता है। लेकिन जब वो रूल करता है ना, तो उस टाइम पे वो ऐसा करता है कि वो है ना पूरा प्लंडर कर देता है, लाइक उठा पलट करके वो बाहर निकल, वो उसका ऐसा कई किसी बुक्स में लिखा है कि वो निकलता है बाहर, लूटता है, मारता है, काटता है, और फिर उसके बाद शाम को वापस अपने घर जाता है। देन नेक्स्ट डे निकलता है, देन ये करता है। लाखों लोग मार दिए। इससे ब्रिटिशर्स को क्या दिखा? ब्रिटिशर्स को दिखा कि जो मुगल्स ने एक अपनी झूठी बादशाहत बना रखी है ना, वो एक्सपोज हो गई। वो एक्सपोज होने के बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स की एक आंख तो खुल गई कि भैया ये जो दिखता है ना वैसा है नहीं, इतने स्ट्रांग और इतना दबदबा है नहीं इनका जितना इनको तवज्जो दी जा रही है। मुगल्स को कुछ मतलब नहीं था, उनको तो जी हुजूरी कर दो तो वो अपना काम बढ़िया कर रहे। उनको तो जी हुजूरी से मतलब नहीं, अय्याशी की जिंदगी जी रहे। पहले वाले मुगल बादशाह अलग थे, बाद वाले मुगल बादशाह अलग थे। चलो ठीक है, ये एक इवेंट हो गया। यहाँ ब्रिटिशर्स की एक आंख खुल गई, स्टिल वो अपने काम में बिजी, अपने कंपनी मैनेजर और कंपनी अफेयर्स में बिजी। देन अपन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, आती है 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। जब बैटल ऑफ प्लासी आती है ना, तो क्या होता है, ब्रिटिश की एक छोटी सी आर्मी अपने टैक्टिक से एक अपनी इंडियन के यहाँ की आर्मी को डिफीट देती है। तो तब जाकर इनको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि यार हम लोग भी यहाँ पर इनको हरा सकते हैं, और हम लोग यहाँ पर अभी भी प्रॉफिट मोटिव के लिए ज़मीन पे और एरिया पे, स्टेट पे कब्जा कर सकते हैं और इनको रूल कर सकते हो। क्योंकि पीपल तो यहाँ पर इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार थे ही नहीं। उनको तो मुगल बादशाह, ये बादशाह, उनके लिए तो था कि हम लोग यहाँ पर एक स्कोप है कि हम लोग यहाँ पर आके डेवलप कर सकते हैं, बट से अभी भी प्रॉफिट मेकिंग ही पर्पस था उनका, अभी भी रूलिंग जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तो बैटल ऑफ प्लासी में ज़्यादा बात नहीं करते, बट इसका बेसिक सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये ब्रिटिशर्स को कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ, यहाँ पर पहले तो नादिर शाह इन्वेजन होता है, देन उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी होता है। प्लासी, इन दोनों से ये पता पड़ता है कि एक तो ये सिर्फ देखने के खोखले अंपायर है और यहाँ पर इनका कुछ ना कुछ काम निकल सकता है। देन एक डिसिसिव बैटल आती है, विच इज बैटल ऑफ बक्सर 1764। ये बैटल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है अपनी हिस्ट्री को शेप करने में, बिकॉज यहीं से पहली बार ऐसा चालू होता है कि ब्रिटिशर्स वहाँ से एक्ट्स बनाना चालू करते इंडियन में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। कैसे एक्ट्स बनाना चालू करते हैं? बैटल ऑफ बक्सर में दो चीज़ें मेन होती है। देखो, डेमोक्रेसी तो वहाँ पर भी थी, तो वहाँ पर क्या था, लोगों को ऐसा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में प्रॉफिट कमा रही है ना, एक्सप्लॉयटेशन से कमा रही है, ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन करके कमा रही है और ऐसे ऐसे। तो बेसिकली उनके ना एक चीज़ मिसिंग थी वहाँ पर ब्रिटिश से सपोर्ट में, वो थी कि वहाँ पर इन्हों को लेजिटिमेसी नहीं दिख रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक लेजिटिमेट सोर्स से, लेजिटिमेट तरीके से इंडिया में पैसा कमा रही है। जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ ना, तो उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई 1765 में। उसमें ऐसा हुआ कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस को रॉबर्ट क्लाइव की फोर्स ने हराया। तो इंडिविजुअल फोर्स को तो हराना छोड़ो, तीनों की कंबाइंड को हरा दिया, यानी कि इंडिया में कोई पावर सेंटर बचा ही नहीं। फिर क्लियर कट दिख गया कि कोई पावर सेंटर है ही नहीं। जब तीनों की कंबाइंड फोर्सेस को रॉबर्ट क्लाइव की एक आर्मी ने हरा दिया, तो ये बात तो पक्की होगी भैया कि इनके बस की तो कुछ भी नहीं है। इन्होंने ट्रीटी साइन कराई, ट्रीटी में ह्यूमिलिएशन किया, ह्यूमिलिएट करके क्या करा, इन्होंने क्या ले लिया, दीवानी राइट्स और लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी कैसे ली? दीवानी राइट्स के थ्रू। दीवानी राइट्स बोले तो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग रेवेन्यू इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। अब आप ये बात समझ लो कि आपके पास कितना भी सोना, पैसा, चांदी कुछ भी दे दें, लेकिन दूसरी तरफ से एक चीज दे दे, पावर टू मेक लॉज। आप समझो कि पावर टू मेक लॉज सिर्फ एक छोटी सी पावर नहीं है, ये किसी भी पैसे से बहुत बड़ी है। इन्होंने मुगल बादशाह को एक स्टाइपेंड या एक सैलरी जैसी या फिर एक रॉयल्टी के उसमें रख के बाकी सारा अपने हाथ में कर लिया। जितना रेवेन्यू आएगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, वो इन्होंने पावर टू मेक लॉस अपने हाथ में कर लिया। तो दीवानी राइट्स एक छोटी सी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। दीवानी राइट से ऐसा हुआ कि इनके पास लेजिटिमेसी भी आ गई। अब ऐसा हुआ कि अब ये सीना ठोक के चीजें कर सकते हैं और इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। कोई ब्रिटिश का कहीं पे क्वेश्चन नहीं करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर को कि भैया तुम एक्सप्लॉयटेशन से या फिर तुम इसको यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायोलेट करके पैसा कमा रहे हो। जब पावर टू मेक लॉज आ गया,
तो लॉ बन गया, जब लॉ ही आ गया तो लेजिटिमेसी आई गई ना। तो लेजिटिमेसी और दीवानी राइट्स ये वर्चुअल ओनर बन गए किसके, बंगाल, बिहार और ओडिशा तीनों मेन सेंटर के। तो बैटल ऑफ बक्सर बहुत डिसिसिव बैटल है, उसने इनका ना आगे रास्ता निकाला कि हाँ ये लोग बंगाल, बिहार, ओडिशा के एकदम वर्चुअल ओनर बन गए तो धीरे धीरे ये और भी कर सकते, तब जाकर एक थॉट में भी आया होगा, पर अभी तक भी इनका सोल पर्पस प्रॉफिट कमाना ही था, रूलिंग इनका पर्पस नहीं था। तो जब ये आया ना तो क्या हुआ, ब्रिटिश के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वो थे प्राइसेस थे ना शेयर के, वो एकदम शूटअप हो गए। क्यों? सबको ये लगा कि अब तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाएगी, पैसा ही पैसा होगा, तो सब लोग इनमें इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक लेने लग गए, जैसे आज की तारीख में भी होता है। जब ये एकदम पैसा कमाने के हिसाब से बिल्कुल स्टॉक वॉक लेने लग गए ना, तब ऐसा हुआ कि उसके बाद जब अपना इनके रिजल्ट्स आए, जैसे फाइनेंशियल रिजल्ट्स आज भी आते हैं वैसे आए, तो पता पड़ा कि कंपनी तो लॉसेस में जा रही है, कंपनी लॉसेस में जा रही है, इनफैक्ट कंपनी दिवालिया घोषित होने वाली है। तो ये बहुत शॉकिंग था। जब शॉकिंग था तो समझ में ही नहीं पड़ा कि ये हुआ क्या। जब ये शॉकिंग चीज खत्म हुई, समझ में आया कि भाई ये तो यहां पर भी करप्शन तो अभी भी है। तो यहां से अपना रास्ता चालू हुआ रेगुलेटिंग एक्ट्स का। सो बेसिकली अभी अपन ने सिर्फ एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का एक ओवरव्यू लिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी जो कि 1600 में इंडिया में आकर ट्रेड करने लगी। ये सिर्फ एक कंपनी ना होते, इसके पास थोड़ा मोनोपोली राइट्स थे। ये इतना पावरफुल थी कि ये ट्रीटी साइन कर सकती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लोकल रूलर्स के साथ ट्रीटी साइन कर सकती थी, ये खुद की एक आर्मी मेंटेन कर सकती थी। तो आप समझो कि ये कोई कंपनी नहीं थी, ये सिर्फ नाम की कंपनी थी, इसको पावर पूरी दी गई थी, पर उस पावर का मेन यूज इनका पैसा कमाने का, आर्मी मेंटेन करना है ताकि ये बिजनेस कर सके और अपना वहां पर दबदबा बना सके। ऐसा नहीं कि हमको रूल करना है देश को। तो मेयरली कंपनी तो नहीं थी, उसके रीजंस अपन ने दे ही दिए। उसके बाद अपना क्या होता है, नादिर शाह का इन्वेजन, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये थोड़े से टाइम में 3-4 इवेंट होते हैं, तब जाकर चीजें ऐसे होती है। और फिर बैटल ऑफ बक्सर के पास जब कंपनी को एक्सपेक्टेड रहता है कि भाई प्रॉफिट ले करेगी, लेकिन ये जब दिवालिया घोषित होता है तब जाकर अपने आगे जाकर रेगुलेटिंग एक्ट्स और फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश से चलती है वहां से जाकर जो पार्लियामेंट इनको हेल्प करती है ना, उसके अगेंस्ट में ये लोग रेगुलेटिंग एक्ट्स लाते हैं। तो ये पेव्ड द वे फॉर रेगुलेटिंग एक्ट्स। तो अभी इनिशियली अपन इतना ही देख रहे हैं। नेक्स्ट में अपन ये समझेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक्चुअली होता क्या है।